हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं GERD के बारे में। GERD क्या होता है, GERD का फुल फॉर्म क्या है, GERD के इटियोलॉजी क्या होते हैं, मतलब कॉजेज़ क्या है, GERD को कैसे ट्रीट किया जाता है और इसका मैनेजमेंट क्या होता है, सिम्टम क्या होता है। ओवरऑल आज हम सारी चीज़ें जानने वाले हैं GERD के बारे में। जी हाँ, माई सेल्फ नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है GERD, वो बेसिकली कॉन्जेनाइटल डिजीज़ है। तो ये पीडियाट्रिक्स में देखा जाता है मोस्ट ऑफ ऑल, क्योंकि एडल्ट तक तो ये नहीं पहुंचता, उसका ट्रीटमेंट हम चाइल्डहुड में ही कर देते हैं। जानते हैं GERD का फुल फॉर्म क्या होता है। GERD का फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़। हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसे स्फिंक्टर पाए जाते हैं, जैसे जो हमारा इसोफेगस होता है, फिर स्टमक होता है, उसके बीच में एक ऐसे स्फिंक्टर पाए जाते हैं जस्ट लाइक ये, कि अगर हम कोई भी फूड को अपने माउथ कैविटी से अंदर लेते हैं, निगलते हैं, तो वो इसोफेगस में जाता है और इसोफेगस में जाने के बाद वो हमारे स्टमक में जाता है। और जैसे ही कोई भी फूड स्टमक तक आने को होता है तो स्फिंक्टर ओपन हो जाते हैं, फूड नीचे जाता है और स्फिंक्टर क्लोज हो जाते हैं, ताकि वो फूड जब हम पूरा खाना हम खा लेते हैं तो वही फूड जो स्टमक में गया है वो वापस पेरिस्टालसिस मूवमेंट करता है। हिंदी में बोलते हैं क्रमाकुचन गति और इंग्लिश में बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। तो जब हमारे स्टमक के अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है तो वो फूड वापस से फूड पाइप के अंदर नहीं आता। इस वजह से नेचर ने एक स्फिंक्टर क्रिएट किया हमारे बॉडी के अंदर। वो स्फिंक्टर का काम होता है कि बैक फ्लो से बचाना, फूड को बैक फ्लो से बचाना, माउथ के अंदर आने तक बचाना, या हमारे इसोफेगस फूड पाइप में आने से बचाना। उसे हम बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर या लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। तो जो रिफ्लेक्स क्रिएट होते हैं हमारे स्टमक में, जो फूड गया इसोफेगस से होकर के गया, इसोफेगस और स्टमक के बीच में एक स्फिंक्टर पाया जाता था। स्फिंक्टर का काम था कि फूड गया, यूँ था, फूड गया और अब वो क्लोज हो गया, अब फूड को वापस बैक फ्लो आने नहीं देगा। तो वो तो काम था हमारे स्फिंक्टर का। छोटे से मसल पार्ट होते हैं, एक स्फिंक्टर होता है, बट अगर वो किसी बेबी के अंदर वो स्फिंक्टर बने ही ना, या तो वीक हो जाए या तो उसका फॉर्मेशन ही ना हो उस स्फिंक्टर का, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसे हम बोलते हैं GERD। मतलब उस टाइम पे बेबी कोई भी फीड लेता है, कुछ भी मिल्क ले, मदर मिल्क ले या बाहर का कोई भी मिल्क ले, तो वो स्टमक में जाकर के भी उसके स्फिंक्टर ना होने की वजह से बैक फ्लो आता है, रिगर्जिटेशन होता है और वो चीज़ें माउथ के थ्रू बाहर निकल जाती हैं। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है बच्चे के लिए और उसके पेरेंट्स के लिए भी। ठीक है, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या होता है और कैसे होता है। आप इमेज भी देख पा रहे होंगे, इस तरीके से ये होता है GERD का स्ट्रक्चर। अब हम इसके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। ये जो मैंने आपको पहले समझाई है जो चीज़ें, वो एक जनरल कॉमन सा एक सेंटेंस था जो मैंने अपने लैंग्वेज में आपको समझाया। बट अब हम इसके अगर डेफिनेशन के ऊपर जाएं तो उसका डेफिनेशन ये है, It means backflow or regurgitation of gastric content from stomach to the oral cavity due to weakness of cardiac sphincter, also known as GERD, gastroesophageal reflux disease। ये तो है इसका डेफिनेशन, जो कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। आमतौर पे ये आप ऐसे भी महसूस किया होगा, जब वो किसी ऐसे जगह पे जाए, शादी पार्टी में, वो बहुत ज़्यादा हैवी फूड इनटेक कर लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें खा लेते हैं, तरह तरह की चीज़ें खा लेते हैं, तो उनको एक कॉमन वर्ड में सुना होगा कि खट्टी ढकार आ रही है, या फिर बैक फ्लो हो गया खाने का। जब उनको बर्पिंग आया, जब वो बर्प कर रहे हैं तो उनके माउथ में भी वो कंटेंट आ जाते हैं, वो खा चुके होते हैं पहले से। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। पर ये कभी कभी देखा जाता है जब हम बहुत ज़्यादा कभी अगर फूड इनटेक कर लेते हैं, ऐसी कंडीशन में देखा जाता है। बट जिसके अंदर कार्डियक स्फिंक्टर ही एब्सेंट है, उसके में तो ये डिजीज़ है ही। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका इटियोलॉजी क्या है, मतलब कि कॉजेज़ क्या है, क्यों होता है ऐसा। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कॉन्जेनाइटल एब्नॉर्मलिटी डिजीज़ है। तो कॉन्जेनाइटल एब्नॉर्मलिटी डिजीज़ का मतलब होता है कि जब बेबी अपने मदर के वुम में ग्रोथ कर रहा है, तभी ये कॉन्जेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज उसको लग चुकी हैं। जब बेबी अपने मदर के वुम के अंदर होता है तो उसके सारे बॉडी पार्ट जो होते हैं वो उस टाइम पे बनते हैं, मैच्योर होते हैं। पर कभी अगर कोई बॉडी ऑर्गन ना बन पाए या पूरी तरीके से मैच्योर ना हो, या उसकी जो स्ट्रक्चर बननी होती है वो ना बने, तो ऐसे में ही जो बेबी जो है वो वुम से जो प्रॉब्लम लेकर के, बर्थ डिफेक्ट लेकर के वो जन्म लेता है, उसे ही हम बोलते हैं कॉन्जेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज़। तो जैसा कि आप इटियोलॉजी देख पा रहे हैं, एक के बाद एक मैं आपको ऐसे पॉइंट वाइज बता देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो है वो कॉन्जेनाइटली वीकनेस ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर और कार्डियक स्फिंक्टर।
ठीक है, जैसा मैंने बताया कि इसे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर भी बोलते हैं और कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट है कॉन्जेनाइटल क्रोमोसोमल डिफेक्ट। क्रोमोसोम का एब्सेंट होना या क्रोमोसोम का एक्स्ट्रा पाया जाना, ये भी हमारे बॉडी में, क्रोमोसोमल डिफेक्ट भी हमारे बॉडी के अंदर या किसी भी बच्चे के अंदर बहुत सारे एबनॉर्मलिटीज़ को बढ़ावा दे सकता है। एंड थर्ड पॉइंट है मैटरनल यूज ऑफ टेट्रोजेनिक ड्रग्स। कभी भी प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर मदर ऐसी कोई भी मेडिसिन इनटेक कर रही है कि उसके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो उसे अवॉइड करना है या उसके लिए जो कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, तो ऐसी मेडिसिन को अगर मदर इनटेक करती है तो वो सारे कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ को बढ़ावा देते हैं। तो ऐसे में जो लैक्टेशन मदर होती हैं या जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनको बहुत सोच समझ करके टैबलेट लेनी होती है, दवाइयाँ लेनी होती हैं। वो भी रेयर केस में अगर उनको प्रॉब्लम है तो है भी वो लेनी है, अदरवाइज़ वो इग्नोर ही करें तो बेटर होगा। बट अगर कोई मदर ऐसा सेवन करती है टेट्रोजेनिक ड्रग का तो वो उसके लिए कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ को बढ़ावा देती हैं, जैसा कि GERD होने की भी संभावना होती है। हमारा फोर्थ जो पॉइंट है वो है प्री मैच्योर बेबी एंड प्री मैच्योर लेबर। दोनों सेम ही है। अगर प्री मैच्योर लेबर हो रहा है यानी कि समय से पहले बच्चा होता है तो उसकी जहाँ पे जो ऑर्गन डेवलप होने थे या उसके अंदर वीकनेस है, वो इतना इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए कैपेबल नहीं है, तो वो सारी चीज़ें जो है उसको प्री टर्म बेबी में ऐसी कंडीशन देखी जाती है। और कुछ कॉन्जेनाइटल मेटाबॉलिक डिजीज़ भी होते हैं जिसमें हम गैलेक्टोसेमिया रखते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस रखते हैं। तो ये सारे थे इटियोलॉजी, ये सारे कारण हैं जो बच्चे में GERD को बढ़ावा देता है। ऑलरेडी जब मैं पीडियाट्रिक के टॉपिक्स आपको बताती थी, एक्सप्लेन करती थी, तो उसमें मैंने ये चीज़ समझा दी थी कि मदर को कैसे अपने प्रिवेंशन करने हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब उसको एक बेबी को जन्म देना है तो वो किस तरीके से अपना ख्याल रखेगी कि कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ बेबी तक नहीं पहुंच पाएगा। प्रीवियस बहुत सारे वीडियोस में मैंने लेक्चर दे रखे हैं ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग। तो हम आते हैं अब अपने क्लिनिकल सिम्टम के ऊपर, क्योंकि अगर हमारे पास कोई ऐसा बेबी आता है जिसके अंदर GERD की कंडीशन है या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा कंडीशन हो सकता है, तो उसके अंदर सिम्टम जानना बहुत जरूरी है। अगर हमें सिम्टम पता होगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसके अंदर ये डिजीज हो सकती है। बैक फ्लो और रिगर्जिटेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, मैंने अपनी पहली लाइन ही यही समझा दी थी कि गैस्ट्रिक कंटेंट बैक फ्लो होंगे एंड रिगर्जिटेशन होगा, यानी कि बार बार फूड जो है वो फूड पाइप में ऊपर आएगा नीचे जाएगा, ऊपर आएगा नीचे जाएगा, जैसा कि हमारा स्टमक जो है वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कर रहा होता है। सेकंड पॉइंट है वोमिटिंग। वोमिटिंग क्यों, ये भी एक कॉमन सा सिम्टम है कि अगर उसके अंदर कार्डियक स्फिंक्टर ही एब्सेंट है या वीक है तो कुछ भी अगर बेबी लेता है माउथ के अंदर तो वो तुरंत ही बाहर आने के चांसेस हैं, क्योंकि स्फिंक्टर नहीं है उसको रोकने के लिए। थर्ड पॉइंट है पुअर फीडिंग। अगर ऐसी कंडीशन रहेगी बच्चे के अंदर तो वो फीडिंग भी नहीं करेगा। और जहां हमारे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की बात आती है, यानी कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल में कोई भी ऐसी एबनॉर्मलिटीज़ आती है तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें मिलता ही है, जैसे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अगर किसी के एलिमेंट्री कैनाल में प्रॉब्लम है तो वो अच्छे से खाना नहीं खाएगा, नोजिया वोमिटिंग तो होगा ही होगा, एनोरेक्सिया भी होगा जैसे लॉस ऑफ एपेटाइट, एंड उसके स्किन जो है वो ड्राइनेस हो जाएगी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, उतने फ्लूइड बॉडी के अंदर नहीं जा पा रहे हैं। वीक एंड थ्रेडी पल्स, जब उसको इतनी एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो पल्स भी क्या होगा, वीक होगा। वेट लॉस भी है। एंड एक होता है बेबी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अगर किसी भी बच्चे के अंदर डिहाइड्रेशन है या इलेक्ट्रोलाइट की कमी है, उनके हेड के ऊपर में जो फोंटेनेल पाया जाता है, जिसमें कि हम कभी भी अगर प्रेस करें तो वो थोड़े बल्गी टाइप के होते हैं, वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, फिंगर हमारी थोड़ी सी डिप्रेस भी हो जाती है, उसे हम बोलते हैं फोंटेनेल। वो सिर्फ एक मेम्ब्रेन होता है, उसे कभी प्रेस नहीं करना है किसी भी बच्चे के अंदर, वो उनको दिक्कत कर सकता है। तो जो फोंटेनेल है वो उसमें क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है एक तरीके से। तो जब अगर बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी हो जाएगी तो फोंटेनेल्स भी डिप्रेस मिलेंगे, यानी कि फोंटेनेल्स के अंदर गड्ढा मिलेगा। ये बहुत ही कॉमन सिम्टम होता है किसी भी बच्चे के अंदर ये पता करने का कि उसके अंदर डिहाइड्रेशन है या नहीं है। अब हम आते हैं डायग्नोसिस के ऊपर। अगर हमें ऐसे सिम्टम्स भी दिख जाएंगे तो उसके डायग्नोसिस क्या होंगे। डायग्नोसिस में हम सबसे पहले करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन में एक होता है सब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव। जो हमें उस बच्चे के पेरेंट्स से पता चलेगा वो होगा सब्जेक्टिव, एंड जो हम खुद ऑब्जर्व करेंगे वो होगा ऑब्जेक्टिव। कभी भी अगर हमसे एग्जाम में पूछे कि GERD का यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज का कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है या कंफर्मेटरी डायग्नोसिस क्या होता है, तो वहाँ पे हमारा आंसर होना चाहिए एंडोस्कोपी। क्योंकि जो बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन है ना, वो सारे में हम लिख सकते हैं कि हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, एक्सरे, USG, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, यूरिन कलेक्शन, मतलब बहुत सारी चीज़ों को हम लिख सकते हैं और डॉक्टर करते भी हैं हॉस्पिटल के अंदर इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन, चेकअप। बट हमें फोकस करना है किसी भी डिजीज़ के कंफर्मेटरी टेस्ट के बारे में। अगर हम किसी भी डिजीज़ का कंफर्मेटरी टेस्ट जानते हैं तो वहीं पे हमारा एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है कि कभी भी किसी भी एग्जाम के अंदर हमसे ये नहीं पूछता कि कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन होते हैं। जस्ट लाइक MCQ,
हमें सिर्फ एक आंसर देने होते हैं। तो अगर किसी भी डिजीज़ का हमें जानना है कि कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस क्या होता है, तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ जाननी है, सारे इन्वेस्टिगेशन के बारे में नहीं जानना। वैसे ही GERD का कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है एंडोस्कोपी। मैंने एंडोस्कोपी के ऊपर भी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप विजिट कर लेना। तो अब हमारा लास्ट स्टेप होता है मैनेजमेंट, कि अब हम उसे ट्रीट कैसे करेंगे। तो मैनेजमेंट में दो तरीके का मैनेजमेंट होता है, एक होता है मेडिकल मैनेजमेंट और दूसरा होता है सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम सिर्फ मेडिसिन को यूज़ करके ट्रीट करते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट में हम सर्जरी करके ट्रीट करते हैं। तो जानते हैं कि मेडिकल मैनेजमेंट क्या है। मेडिकल मैनेजमेंट में हम कुछ एंटीएमेटिक्स दे सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ वोमिटिंग, ठीक है, जैसे ओंडासेट्रोन, एमसेट इंजेक्शन दे सकते हैं, वो वोमिटिंग से प्रिवेंट करेगा। एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग, एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग इसलिए देते हैं कि बेबी जब भी फीड लेगा तो उसके में बहुत से ऐसे क्रैम्पिंग और स्पाज्मोटिक पेन फील होगा, जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि पेट के अंदर मरोड़ सी हो रही है, या क्रैम्पिंग बोलते हैं जैसे कुछ फट रहा है या टूट रहा है, इस तरीके से वर्ड जो यूज़ करते हैं उसे ही हम एज अ साइंस बोलते हैं क्रैम्पिंग पेन या स्पाज्मोटिक पेन। तो स्टमक के अंदर स्पाज्मोटिक पेन या क्रैम्पिंग पेन फील हो सकता है, तो उसके लिए हम कुछ एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग भी दे सकते हैं। एंड PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, पेंटाप्राजोल, ओमिप्राजोल, ऐसे ड्रग का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गैस का फॉर्मेशन उसके बॉडी के अंदर ना हो। अब हम इस टॉपिक के एंड पार्ट पे आते हैं, जो कि है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जरी कर दी, डिजीज़ खत्म, टॉपिक खत्म, वीडियो भी बंद, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने सर्जिकल मैनेजमेंट में। सिर्फ और सिर्फ एक सर्जरी की जाती है, ठीक है। ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि GERD के अंदर कौन सी सर्जरी परफॉर्म करते हैं, GERD को कैसे ट्रीट करते हैं, यानी कि उसका सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है, नेशन, फंडोप्लिकेशन, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये सर्जरी कैसे परफॉर्म की जाती है। सपोज़ कि ये आपकी फूड पाइप है, ये पेशेंट की फूड पाइप है, और यहाँ जो इससे अटैच है, लाइक ये जो पार्ट है वो स्टमक है। फूड पाइप से फूड कहाँ जाता है, स्टमक के अंदर जाता है, बट यहाँ पे स्फिंक्टर प्रेजेंट नहीं है, यानी कि इसके लोअर पार्ट पे स्फिंक्टर प्रेजेंट नहीं है। तो डॉक्टर क्या करते हैं इस सर्जरी में, फूड पाइप से तो खाना आना ही है, इसे तो हम कुछ नहीं कर सकते, और स्फिंक्टर भी क्रिएट नहीं कर सकते बिकॉज वो नेचुरली डेवलप होता है। तो उसमें डॉक्टर क्या करते हैं, यहाँ से एक ऐसे मसल लिया स्टमक का और उसे यहाँ पे अटैच कर देते हैं। हम कह सकते हैं कि एनास्टमोसिस कर सकते हैं, यानी कि किसी और पार्ट को ऐसे खींच करके ले करके दूसरे पार्ट से जोड़ देना, एनास्टमोसिस कर देना। तो ये हमारे इसोफेगस से हमने एक पार्ट को लिया और उसके स्टमक को बिल्कुल ऐसे राउंड मोड़ करके यहाँ पे हमने स्टिच लगा दिया, यानी कि टाका लगा दिया। तो इससे ये प्रोसेस को हम बोलते हैं एनास्टमोसिस, ठीक है, यानी कि एक पार्ट को लेकर के दूसरे जगह से जोड़ देना। तो अब आप सोचो कि अगर, तो जैसा आप अभी इस वक्त स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो, ये जो इमेज शो हो रही है, इस इमेज के थ्रू आपको पता चल रहा होगा कि स्टमक का वो पार्ट कहीं दूसरी जगह ले जाकर थोड़ा उसे घुमा करके राउंड शेप में स्टिच लगा दिया। तो इससे क्या होता है कि फूड पाइप में जो फूड डायरेक्ट रिगर्जिटेशन कर रहा था या डायरेक्ट बैकफ्लो जा रहा था, अब वो जाएगा भी तो कैसे, बिकॉज उसके जो स्टमक का जो अपर पार्ट है उसको कई राउंड में करके डॉक्टर ने स्टिच लगा दिया, तो अब वो ऊपर बैकफ्लो नहीं जा पाएगा। ऐसे परफॉर्म करते हैं ये सर्जरी। अब इसमें फूड पाइप से हमारा जो फूड है वो स्टमक में भी जाएगा, बट स्टमक से रिगर्जिटेट नहीं हो पाएगा या बैकफ्लो नहीं हो पाएगा। ओवरऑल ये बताने का मतलब था कि इस तरीके से सर्जरी परफॉर्म की जाती है। मतलब अपने साइंस के अंदर सारी डिजीज़ का, सभी तरीके के डिजीज़ का जुगाड़ है, यानी ट्रीटमेंट है। तो बस इतना ही था इस टॉपिक में कि GERD को कैसे ट्रीट किया जाता है, GERD क्या होता है। सारी चीज़ें कवर कर ली है मैंने इस वीडियो के अंदर। वीडियो थोड़ा सा बड़ा भी लगेगा आपको, बिकॉज अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ मैं। जब तक मेरा खुद का सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाता कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, मैं पूरा टाइम लेती हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। और आपको वीडियो सुनना है, देखना है, शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करके फीडबैक भी देना है। सुन करके, देख करके चले जाना ये अच्छा नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें। अगर आप मेरे चैनल को देखते हैं, उससे कुछ नॉलेज गेन करते हैं, तो मुझे प्रमोट करिए, मैं और अच्छा करूँगी। और बस यही आपसे होप है माय डियर फ्रेंड्स, जो कि इतने लोग जुड़ के मेरे साथ मुझे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं आप लोग। तो आगे भी मैं आपसे एक्सपेक्टेशन करती हूँ कि मुझे ऐसे ही सपोर्ट और प्यार मिलता रहे, मैं अपना काम करती रहूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।